मार्का हक 2025 मई के महीने में हमने दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। भारत हमेशा की तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश करता था, बल्कि जंग मुसल्लत की जाती थी। लेकिन 2025 मई के महीने में हमारे शाहीनों ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स के नौजवानों ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए और दुश्मन को बताया कि असल ताकत ईमान में होती है। इस मई के महीने में जब भी हम वीडियो का आगाज़ करेंगे, मार्का हक को याद करेंगे और इसे मनाएंगे कि किस तरह हमने दुश्मन की नींदें हराम की और अभी तक भारतीय इस सदमे से बाहर नहीं निकले। मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और एक आम आदमी की बात लेकर दूसरे आम आदमी तक। सबसे पहले रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपकी मोहब्बत और प्यार से ही आगे बढ़ेंगे और हमारा हमेशा साथ रहेगा। सबसे पहले आपके साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो लेटेस्ट ट्वीट है या उसके जो बयानात है वो आपके साथ शेयर करता हूं, फिर इस पे बात करते हैं कि हालात किस तरफ जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी कशीदगी पर कहा कि जंग जल्द खत्म हो सकती है और अमेरिका व ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान मुआहदा कबूल ना करे तो अमेरिका मज़ीद सख्त हमले कर सकता है। ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से ही खोखले बयान देते आ रहे हैं। जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है वो अभी तक अपना कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सका। जो नैरेटिव लेकर उन्होंने जंग शुरू की थी उसमें से कोई भी उनका बयानिया अभी तक बिका नहीं, कुछ भी डोनाल्ड ट्रंप साबित नहीं कर सकते। ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम को कुछ और बयान देते हैं, ये तो खैर उस हद तक है। ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर भी जोर दिया और कहा कि आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई बहाल होना ज़रूरी है। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया वैसे इसे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह ईरान दबाव बरकरार रखते हुए अमन मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक दफ़ा भी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने मुज़ाकरात की पेशरफ्त की है या ईरान को मुज़ाकरात की दावत दी है, ईरान जो है ना वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। इस तरह के बयान तो वो खैर देता आ रहा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को एक अमन तजवीज़ भी दी है जिसमें जंग बंदी पाबंदियों में जज़वी नरमी और मुस्तकबिल के मुज़ाकरात शामिल हैं। ताहम ईरान ने अभी हतमी जवाब नहीं दिया। अब नाज़रीन आपके साथ शेयर करते हैं कि ईरान ने जो अपनी डिमांड्स हैं वो यूएसए के सामने कौन सी रखी हैं। उन्होंने पाकिस्तान के ज़रिए, पाकिस्तान इसमें सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है और हमें खुशी है इस बात की। लेकिन क्या पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मेरे से आप जवाब जानना चाहें तो पाकिस्तान कामयाब हो गया। अब आगे ईरान और अमेरिका पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह जाते हैं, क्योंकि असल जंग तो उनके दरमियान है, हमारा तो कोई इशू नहीं है इसमें। ईरान की जानब से जो डिमांड्स रखी गई हैं, जो तजवीज़ उन्होंने दी हैं पाकिस्तान के जरिए, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जंग बंदी और हमलों का मुकम्मल खात्मा। ये तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि अब जब भी जंग बंदी होगी और उसके बाद हमें एश्योर किया जाए या हमें गारंटी दी जाए कि दोबारा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा। अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा आलमी तिजारत के लिए खोलना। असल समझने की बात नाज़रीन यही है कि असल शहर अपनाए हुर्मुज़ ही है जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर है और ये जो एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है, पेट्रोल की जो कमी है वो इसी वजह से है। ईरान पर कुछ अमरीकी पाबंदियों में नरमी, जो पिछली 4 दहाइयों से ईरान पर पाबंदियां लगी हुई हैं वो ख़त्म की जाए, उनमें नरमी की जाए, ये ईरान का बड़ा मुतालबा है। आइंदा 30 दिन के अंदर मज़ीद मुज़ाकरात, 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा मुज़ाकरात जो वो शुरू किए जाएँ या उनमें आगे बढ़ा जाए, डेवलपमेंट उनमें होगी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम में नई बातचीत, खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती राबे। नाजरीन ईरान ने एक तजवीज़ दी है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे थे उनमें ये कहा जा रहा था कि आपके जो जौहरी प्रोग्राम है उसको 15 से 20 साल के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन अभी जो ईरान ने तजवीज़ दी है उनमें ये उन्होंने कहा है कि हमें 10 से 12 साल तक हम इसको मुलतवी करेंगे। अभी जो बात है वो 10 से 12 और 15 से 20 के दरमियान अटकी हुई है। इसके साथ साथ ईरान का ये भी कहना है कि उनको यकीन दहानी करवाई जाए कि दोबारा ईरान पर जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी और वो जो शैतान इजराइल है, नेतन्याहू है, उसको कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन ये सिचुएशन थी अमेरिका ईरान की। अब हम बात करेंगे इमरान खान के केस पे या इमरान खान के हवाले से। इमरान खान की बहनों, इमरान खान की फैमिली या उनके वकला या पार्टी की जो कारकुन हैं उनसे मुलाकात फिर नहीं करवाई गई। इमरान खान की जो अहलियाँ हैं बुशरा बीबी, उनको हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाया गया और उनको वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ सुहेल अफरीदी की तरफ तोपों का रुख फिर मोड़ दिया गया है और पीटीआई को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं कि क्या पीटीआई उस तरह से काम कर रही है जिस तरह से इमरान खान की रिहाई के लिए उनको करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। आप देखें तो इमरान खान की बहनें सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। मीडिया टॉक्स में वो बेशर्म
ان کو کہہ دیا ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیا ہے تو اپنے لیڈر کے لیے اڈیالہ جیل تک تو پہنچیں۔ کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے وہاں پہ نہیں پہنچتا، خاص طور پر جو آتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو ایڈٹ کرواتے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا پیجز جو ان کے حلقوں کے لیے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا کل کو پروف رکھنے کے لیے، وہ صرف اس حد تک ہے۔ یقین کریں کہ کوئی ایک بھی کارکن یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان کی رہائی نہ ہو، ایک بھی کارکن یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں کال دی جائے اور ہم نہ نکلیں، لیکن پارٹی ایم این اے ایم پیز وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، اور جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایم پی ایز ایم این اے پہ اپنے ایم پی ایز ایم این اے پہ انہوں نے بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اب علیمہ خان نے سہیل افریدی کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی کے پی کی اسمبلی اڈیالہ جیل کے باہر آ کے لگائیں۔ اب اڈیالہ جیل پہنچے تو صحیح، اب کہیں نہ کہیں توپوں کا رخ پورا پی ٹی آئی کا سہیل افریدی کی طرف ہے۔ ایون کہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں تو احتجاج کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا کو تو بند کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی بھی ہم نے مظاہرہ نہیں دیکھا۔ عمران خان کی ایون کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے ان سے ملاقات کے لیے بھی وہاں نہیں پہنچ رہے، ملاقات تو خیر ہو ہی نہیں رہی کسی سے، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یا اپنا کسی بھی قسم کا احتجاج ریکارڈ کروانے تک کے لیے نہیں پہنچ رہے۔ جو پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں وہ بھی باہر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ خیر بہت زیادہ کھچڑی بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی ہیں، وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، لیکن اس پورے معاملے میں کہیں پہ بھی کوئی بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آپ بلیو کریں اور آپ سوچیں کہ پوری پارٹی کی قیادت جیل میں ہے، کوئی کارکن، کوئی پی ٹی آئی کا ایم این اے ایم پی اے، کوئی بڑا اس ٹائم نام جو میڈیا پہ آ کے ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں، جو میڈیا پہ بات کرتے ہیں، جو پارٹی کے نیریٹو پہ بات کرتے ہیں، کوئی بھی کسی دوسرے بڑے لیڈر کو ملنے تک نہیں جاتا، میڈیا کوریج بھی نہیں ان کو ملتی۔ ان کا اس میں کیا قصور ہے؟ چلیں صحیح اور غلط کی ہم بات نہیں کر رہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی جو ہے نا بالکل درست ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس سائیڈ پہ جب ہوتے ہیں اس کو تو ڈیفینڈ کریں، آپ تو اپنا کردار ادا کریں۔ آپ جب عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر گئے ہیں اسمبلیوں میں تو اس کا کچھ تو پاس رکھیں، کچھ تو اس کا پے بیک کریں۔ آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، صرف اور صرف اپنے فیس بک سوشل میڈیا پیجز کو پروموٹ کرتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیوز بنواتے ہیں، اور ویڈیوز بھی بنواتے ہیں اچھے سوٹ پہن کے، گلاسز لگا کے، پورا ٹینشن ہو کے ادھر ویڈیو بنوا کے پیجز پہ لگ جاتی ہیں شام کو، اور واہ واہ ہو جاتی ہے، جو بڑا احتجاج ہو گیا، بڑا عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہو گیا۔ وہ جو عمران خان میر صادق اور میر جعفر کی بات کرتے تھے نا، وہ ایکچولی میرے خیال میں آس پاس وہ اپنے ہی گربان میں دیکھ کے بات کرتے تھے کہ ان کی تو پوری پارٹی میر صادق میر جعفر نکلی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے کہ عمران خان کے کیسز عدالت میں لگتے ہیں یا نہیں لگتے، اور کیا سہیل افریدی خاص طور پر وہ یہ ثابت کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے کہ وہ عمران خان کا انتخاب صحیح ہے یا نہیں، یا وہ بھی عثمان بزدار کی طرح ہی عمران خان کے لیے ایک تانا بن کر رہ جائیں گے۔ یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا۔ مجھے دیجیے یہاں سے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔